नमस्ते स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ संप्रभुता या प्रभुसत्ता के बारे में। राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसा कि हम शब्दों से समझ सकते हैं कि संप्रभुता के साथ जुड़ी हुई है प्रभुता, यानी कि ऐसी सत्ता जो प्रभावशाली हो वो संप्रभुता कहलाती है। साधारण शब्दों में एक चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पद हो, जिसके साथ प्रभावशालीता जुड़ी हुई होती है वो कहलाती है संप्रभुता। परिभाषा की दृष्टि पर चले, परिभाषा पे आए तो एक ऐसी सत्ता जो आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च हो और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र हो वो कहलाती है संप्रभुता। आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होने का अर्थ है कि एक निश्चित क्षेत्र पर निश्चित क्षेत्र पर उस सत्ता द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून ही लागू होंगे। उस सत्ता द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून सब दूर लागू होंगे एक निश्चित क्षेत्र पर। यह कहलाएगी आंतरिक संप्रभुता। और बाह्य संप्रभुता का अर्थ है कि जो राज्य संप्रभु होगा वो किसी अन्य राज्य, किसी अन्य देश के आदेश मानने को विवश नहीं होगा। वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। उसे अन्यों के आज्ञा को मानने की, अन्यों की राय मानने की मजबूरी उसके पास नहीं होगी। यानी कि बाह्य दृष्टि से वो स्वतंत्र होगा। कुछ पिछला उदाहरण लेके चलें तो जैसे जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था उस समय हमारे पास बाह्य संप्रभुता नहीं थी, आंतरिक क्षेत्र में भी हम संप्रभु नहीं थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो हमारी जो सरकार थी, हमारे देश का शासन कहाँ से संचालित हो रहा था? इंग्लैंड से, महारानी से, राजा से, इंग्लैंड की संसद से हमारे देश का शासन संचालित हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत उस समय संप्रभु देश नहीं था। संप्रभुता कब होगी एक देश में या एक राज्य में? संप्रभुता कब होगी? जब आप आंतरिक दृष्टि से, जब वहीं रहने वाले लोग ही नियम बनाए, वहाँ रहने वाले लोगों की सत्ता हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह स्वदेश संप्रभु होगा। या कहें कि आंतरिक क्षेत्र में कोई एक सत्ता है जिसका शासन चले, उसके बनाए नियम कायदे कानून चले और बाह्य दृष्टि से वो किसी अन्य राज्य की बात मानने को विवश नहीं हो, तो उसे कहेंगे हम बाह्य संप्रभुता। अब आते हैं हम कि संप्रभुता की इस धारणा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले संप्रभुता की 15वीं शताब्दी में हम जानते हैं कि 14वीं-15वीं शताब्दी का 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया। और उसके पहले का समय 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक का समय जो कहलाता है उसे अंधकार युग कहा जाता है, जिसमें चर्च की चलती थी ज़्यादा। और फिर धीरे धीरे विरोध शुरू हुआ। कहीं ऐसे विचारक हुए जिन्होंने चर्च का विरोध करके किसकी सत्ता को स्थापित किया? राज्य की सत्ता को स्थापित किया, राज्य को आगे लाया। इसी कड़ी में जिस सिद्धांत का विकास हुआ वो था संप्रभुता। इसमें राज्य को आगे करने के लिए, राज्य को सर्वोच्च बताने के लिए उसकी जो विशेषता बताई गई वो थी संप्रभुता। जिस सिद्धांत का आविष्कार हुआ वो था संप्रभुता। सबसे पहले संप्रभुता का जिस विचारक ने प्रतिपादन किया वो था जीन बोना। सबसे पहले संप्रभुता के व्यवस्थित रूप में दिमाग में जिसकी बात आई वो थे जीन बोना। जीन बोना ने संप्रभुता के कॉन्सेप्ट का जन्म दिया। इनकी बुक थी द रिपब्लिका में इन्होंने सबसे पहले राज्य की परिभाषा बताई है और उसी परिभाषा में इन्होंने संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को शामिल कर लिया है। जैसे इन्होंने कहा है कि राज्य क्या है? राज्य परिवार और उसकी मिलीजुली संपत्ति का एक संगठन है। जीन बोना की दृष्टि में राज्य क्या है? राज्य परिवारों और उसकी मिलीजुली संपत्ति का एक संगठन है, जहाँ किसकी चलती है? एक सर्वोच्च सत्ता की चलती है। अपनी सेकंड लाइन में जीन बोना ने संप्रभुता की परिभाषा को शामिल कर लिया है, संप्रभुता का संकेत दे दिया है कि राज्य एक ऐसी सत्ता है जहाँ पर एक सर्वोच्च शक्ति की चलती है। उसी सर्वोच्च शक्ति को क्या कहा जाता है? संप्रभुता। तो ये इसके प्रतिपादक हुए। बुक इनकी थी द रिपब्लिक। याद रखिए, प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक और जीन बोना की बुक का नाम है रिपब्लिका। तो इस चीज को याद रखिएगा। जीन बोना की बुक का नाम है द रिपब्लिका, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का जन्म दिया। इस कॉन्सेप्ट का विचार उनके दिमाग में आया। ये कॉन्सेप्ट लगभग 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। आगे चलकर इस पर जो विचार किया हुगो ग्रोशियस ने विचार किया, जिन्होंने बाह्य क्षेत्र में, जीन बोना ने आंतरिक क्षेत्र में बताया था। लगभग जीन बोना की परिभाषा आंतरिक क्षेत्र में सीमित थी। हुगो ग्रोशियस ने बाह्य दृष्टि से भी संप्रभुता का प्रतिपादन किया कि बाह्य दृष्टि से राज्य किसी के विवश में न हो, अपने निर्णय लेने को स्वतंत्र हो, तो उसे उसने बाह्य संप्रभुता कहा। संप्रभुता की बाह्य दृष्टि से परिभाषा दी। तीसरे विचारक जो इस दिशा में आगे आए वो थे हाब्स ने अपनी बुक लेवियाथन लिखी और लेवियाथन के निष्कर्ष में इन्होंने राज्य को संप्रभु बताया। निरंकुश संप्रभुता का इन्होंने प्रतिपादन किया कि राज्य के अलावा, राज्य के आगे कोई टिक ही नहीं सकता है, राज्य का कोई विरोध ही नहीं कर सकता है।
तो निरंकुश प्रभुसत्ता के जनक के रूप में या कानूनी प्रभुसत्ता के एक विचारक के रूप में हम हाब्स को याद कर सकते हैं। और तीसरे विचारक हम जो इस कड़ी में लेने जा रहे हैं वह थे रूसो, समझौतावादी विचारक रूसो, जिनकी बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी बुक का नाम है, जिनमें इन्होंने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया था। रूसो की जो विशेषता है, रूसो जन समुदाय को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और इन्होंने ये कहा है कि अंतिम रूप से किसी भी राज्य की सत्ता कहाँ होती है, अंतिम रूप से किसी भी राज्य की प्रभुसत्ता उस राज्य में निवास करने वाले लोगों में निहित होती है। उस राज्य में रहने वाले लोग ही अंतिम रूप से उस राज्य के नियम, कायदे, कानून या वो राज्य कैसे चलेगा ये करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो रूसो ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है लोकप्रिय प्रभुसत्ता को। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचारक के रूप में माना जाता है रूसो। आगे की ओर हम चलते हैं तो एक विचारक जो प्रभुसत्ता का नाम लेते हैं तब जरूर हमें याद रखना चाहिए, वो थे जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने प्रतिपादन किया एकलवादी प्रभुसत्ता। एकलवादी प्रभुसत्ता में यह है कि उन्होंने राज्य के आगे किसी को टिकने ही नहीं दिया है। प्रभुसत्ता का सारा क्रेडिट है, सारा प्रभुसत्ता उन्होंने किसको दे दी है, राज्य को दे दी है कि राज्य के आगे कोई संप्रभु नहीं है। कानूनी संप्रभुता को ही उन्होंने महत्व दिया है कि जिसके पास कानूनी दृष्टि से संप्रभुता होती है, कानूनी दृष्टि से जिसके पास संप्रभुता है, लीगल रूप से जिसके पास है, वही संप्रभु है। और एक एकलवादी संप्रभुता का अर्थ है कि इन्होंने केवल एक राज्य को केवल संप्रभुता एक के हाथों में ही सौंपी है। बहुत सारे बहुलवादी विचारकों की तरह उसके खंड खंड नहीं कर दे, ये नहीं, रूसो की तरह ये नहीं बोल दे कि पूरी जनता संप्रभु है। ऑस्टिन की नज़र में केवल राज्य ही संप्रभु है, राज्य के आदेश ही संप्रभु है और राज्य किसी अन्य की इच्छा से बंधा हुआ नहीं है, वही संप्रभु है। यही इसी को इसने एकलवादी संप्रभुता कहा है। यहाँ तक थे हम कि प्रभुसत्ता, संप्रभुता क्या होती है। आज के इस वीडियो का एंड में यहीं पे करने जा रही हूँ। अगला जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि संप्रभुता की विशेषताएं क्या होती है। ये कैसा लगा या इसमें क्या कमियाँ रही, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।